क्या आपने कभी सोचा है कि देश के सबसे अहम संवैधानिक पदों में से एक उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए और फिर कुछ ही दिनों में कोई व्यक्ति जो अभी तक राज्यपाल के पद पर था अचानक पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा नेता बन जाए? क्या आपने ध्यान दिया कि 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चुपचाप इस्तीफा दे दिया और किसी ने सवाल नहीं उठाया कि क्यों? और फिर उसी समय महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी अपना पद छोड़ दिया। इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है या ये महज एक संयोग है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली दिलचस्पी तो तब शुरू होती है जब एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन न सिर्फ विपक्षी उम्मीदवार को हराते हैं बल्कि 14 अतिरिक्त वोट भी हासिल कर लेते हैं। यानी कि विपक्षी खेमे से ही कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सवाल ये है कि ऐसे क्यों हुआ? विपक्ष अपने ही सांसदों पर भरोसा क्यों नहीं कर पाए और राधाकृष्णन को ही क्यों चुना गया? सीपी राधाकृष्णन का नाम राजनीति में नया नहीं है, लेकिन उन्हें इस स्तर पर लाना जरूरी एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। वो तमिलनाडु से हैं तो 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय से संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। उनका जुड़ाव आरएसएस से भी रहा है और वो एक नेता माने जाते हैं जिनकी छवि सादगी, ईमानदारी और विचारधारा के प्रति स्पष्टता के लिए मानी जाती है। जी हाँ, 2023 में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन मात्र 1 साल के भीतर उन्हें देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। जी हाँ, ये दिखाता है कि भाजपा नेतृत्व उन्हें किस स्तर पर भरोसेमंद मानती है। राधाकृष्णन ने जब महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया तो राष्ट्रपति भवन से एक बयान जारी किया गया। अब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका था। अब बात करें इस चुनाव की प्रक्रिया की। देश के उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। इस बार 781 सांसदों में से 767 ने वोट डाले, जिसमें से 752 वोट वैध पाए गए और 15 वोट असामान्य घोषित हुए। जी हाँ, एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उन्हें केवल 300 वोट मिले। 152 वोटों का अंतर अपने आप में एक भारी जीत है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये रहा कि राधाकृष्णन को 14 ऐसे वोट मिले जिनकी उम्मीद एनडीए को नहीं थी। मतलब साफ है, विपक्षी खेमे में सैन लग चुकी है। विपक्षी एकता केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसों और मंचों पर नजर आती है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो उनके अपने सांसद दूसरी तरफ चले जाते हैं और यही चीज इस चुनाव को महज एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक घटनाक्रम बनाती है। अब अगर हम गहराई से सोचें तो ये चुनाव आने वाले समय की राजनीति की झलक भी देता है। सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना भाजपा की इस रणनीति की ओर इशारा करता है, जिसमें वो दक्षिण भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु जैसे राज्य जहां बीजेपी को अब तक सीमित समर्थन मिलता रहा है, वहां से किसी नेता को देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठाना ये महज सहयोग नहीं हो सकता। ये एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी अब दक्षिण में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है और अब जब नेता की छवि साफ सुथरी हो, पार्टी और विचारधारा से निष्ठावान हो, तो उसे एक बड़ा राष्ट्रीय चेहरा बनाने में देर नहीं लगती। अब जब राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, उनकी अगली जिम्मेदारी राज्यसभा में सभापति की होगी। ये पद जितना गरिमा वाला है उतना ही चुनौतीपूर्ण। संसद के उच्च सदन को निष्पक्ष तरीके से चलाना, सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना और कठिन परिस्थितियों में भी शक्ति और मर्यादा का वातावरण बनाए रखना, ये सब अब उनकी परीक्षा का हिस्सा होगा। विपक्ष उन्हें सत्ता पक्ष का चेहरा मान सकता है, लेकिन राधाकृष्णन को खुद को एक निष्पक्ष सभापति के रूप में स्थापित करना होगा ताकि लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनी रहे। उनकी शपथ शुक्रवार को होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी प्रमुख दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही वो अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे, जो न केवल संवैधानिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम होगी। तो
दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन की इस जीत को केवल एक नाम के आगे उपराष्ट्रपति लग जाना मत समझिए। ये एक संकेत है, एक दिशा है और शायद 2029 की ओर जाती है राजनीतिक विषाद का एक मोहरा भी। विपक्ष अगर अब भी नहीं चेता, अगर वो अपने ही सांसदों को एकजुट नहीं रख पाया, तो ऐसे कई और अप्रत्याशित नतीजे उन्हें देखने को मिल सकते हैं और बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है। संगठन से निकले नेताओं को उच्च पदों पर बिठाना, दक्षिण में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाना और संसद के भीतर भी अपनी पकड़ मजबूत करना। अब देखना ये होगा कि सीपी राधाकृष्णन इस पद की गरिमा बनाए रखते हैं या नहीं, और क्या वो संसद में वो मर्यादा और संतुलन ला पाएंगे जिसकी इस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। क्या राधाकृष्णन इस नई जिम्मेदारी को सही से निभा पाएंगे और क्या विपक्ष आने वाले चुनावों तक अपनी एकता बचा पाएंगे?